सो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपसे पता है कि आपका जो झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। अब सभी स्टूडेंट को डाउट है कि सर इस बार हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, यानी 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे 1, 3 और 5 मार्क्स में। तो आज का हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आपको सब कुछ बताना है। और ये सारा हमारा जो एनालिसिस है वो पूरा प्रीवियस ईयर को लेकर है, यानी आपके 5-6 साल में जो पूछे गए उसी को लेकर ये पूरा एनालिसिस है कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है ना। आई होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा। जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा है तो वो क्या करेंगे, तो उनको क्या काम करना है, उनको ये मेरा पूरा वन शॉट रिवीजन देखना है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ टोटल। आपको यहाँ पर टोटल देखा जाएगा तो यहाँ पर टोटल आपके 5 चैप्टर हैं जिसका मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। बीच के जो जो आपको 3 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों एक ही चैप्टर के 3 पार्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग और जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ध्यान जा रहा होगा बीच में, ये तीनों एक ही पार्ट है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। फिर नीचे आता है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ तक मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में। कहाँ मिलेगा इन सब वीडियो को, आप कहाँ देख सकोगे, तो इसको मिलोगे आपका फिजिक्स 12th वन शॉर्ट रिवीजन। आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहां जाओगे, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। रिवीजन हमारा पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में है ना। कुछ चैप्टर, 1-2 चैप्टर हमारे इंग्लिश में होंगे, बाकी सब चैप्टर हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज से कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप क्या देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आप पढ़ के चले जाओ। ये क्वेश्चन आपसे नहीं, तो ये क्वेश्चन आप पे, इस पे आपका एमसीक्यू बन सकता है। इस पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आने के चांसेस कम है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ोगे तो प्रॉपर्टी जब इलेक्ट्रिक चार्ज, आप तीन इसकी प्रॉपर्टी कम से कम आप पढ़ के जाओगे ना। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ के जाओगे आप, कम से कम 3 प्रॉपर्टी पढ़ के जाओगे। इससे एमसीक्यू 1 मार्क्स। और इस पर आ सकता है आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किस पर आता है, वो क्यू इक्वल टू एनी पर आपका आता है, हमेशा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, याद रखिएगा। सेकंड आता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स के विद्युत बल का नियम बोलते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, इसमें भी आपको पढ़ जाएगा, इससे भी आपका एमसीक्यू आएगा और 1 मार्क्स का इस पर आना होगा। तो आपका एक क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, आपके इस बार के मॉडल सेट में भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा पूरा प्रिसाइज है ना। आपको क्या क्या पढ़ के जाना है बता दे रहा हूँ, और क्या पढ़ के जाओ वही बता दे रहा हूँ। इसमें आप पढ़ लोगे, इसका सिर्फ फॉर्मुला जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, फॉर्मुला पढ़ के जाओगे। कौन सा फॉर्मुला पढ़ के जाओगे, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मुला पढ़ के जाओगे। इसी पर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप कर लोगे। बात करते हैं टॉपिक नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो टॉपिक नंबर थर्ड में आता है हमारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इससे भी आपका पूछा जाएगा, एमसीक्यू आएगा। 1 मार्क्स इस पर आ सकता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की बात कर दो कि इसके लिए आपको फॉर्मुला क्या, कौन सा पढ़ के जाना है। तो फॉर्मुला होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मुला होता है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, इसको लिख सकते हो और क्या सकते हो, इसको और लिख सकते हो आप, तो चाहे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको, ये दोनों फॉर्मुला पढ़ के जाओगे ना, दोनों फॉर्मुला पढ़ के जाओगे, दोनों आपके लिए काम आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन पढ़ लेना। इस पे भी फिर से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका अगर आना होगा तो 3 मार्क्स में झारखंड बोर्ड पूछ सकता है। अगर ये अपने मॉडल सेट से इधर इधर उधर जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसलिए आप पढ़ के जाओगे व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फिर बता रहा हूँ कहाँ पढ़ोगे सब चीजें। ये चीजें आपको जो भी पढ़नी है मैंने बताया, मैंने जो आपको लेक्चर दिखाया है इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन में वीडियो, वो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। जाकर आपने वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाने वाला है। बात करते हैं और पॉइंट क्या है। तो इस पर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, है ना। अब जो पूछने का इस पर क्या पूछा जाता है, बड़े आपने पूछे जाने का चांस होगा, तो दो क्वेश्चन को मिक्स करके वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में ना, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर कितनी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका पूरा का प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 5 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको भी पढ़ लेना, ये क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क्स के लिए, यानी दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है ना, कोई एक। तो इनमें से और करके लिखना, कोई एक आपका पूछा जाएगा, आने का चांस होगा। तो वो 5 मार्क्स में यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। अगर मैं अकॉर्डिंग पूछे तो कौन इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहता हूँ हमेशा एक्सेल पॉइंट का याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आप रिलेशनशिप याद रखोगे, कौन सा रिलेशनशिप याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट होता है, वो क्या होता है, वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि बात कर सकते हैं कि यानी अक्षय बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती हुई है वो दोगुना होती है किसके, विषुवतीय बिंदु पर बनने वाले विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो ये वाला आप फॉर्मूला याद कर लोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आ जाएगा तो एक क्वेश्चन इस बार आपके लिए एमसीक्यू में पूछा जाएगा।
तो इसको भी आप पढ़ लेगा अच्छे तरीके से। बात करते हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आप बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है, कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, इस पे आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, कितना होता है पीई साइन थीटा। और याद रखना कि जब इसमें आपको बेसिक बेसिक में आपको ये भी बता दिया था ना कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसमें नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, पीई साइन थीटा होती है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारा सारा चीजें बता रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो ये समझ आ गया, हिंदी वाले मीडियम मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अपना नीचे नंबर पॉइंट नंबर पढ़ते रहेंगे, सेम टू सेम यही आपका इस बार भी पूछा जाने का चांस है। तो मैंने आपको बता दिया 3 मार्क्स 5 मार्क्स और 1 मार्क्स में कहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ पढ़ोगे, फिर से कह रहा हूँ, मेरा जाकर प्ले लिस्ट चेक कर लो, वहां पर आपको सारा का सारा सोल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। तो क्या करना है, अभी आप जैसे वीडियो देख लोगे तो वीडियो के एंड में क्या करना, आप इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बात करते हैं गॉस लॉ क्या पूछा जाएगा, तो ये इस बार के लिए आप इंपॉर्टेंट रहा है कि व्हाट इज गॉस लॉ, है ना, गॉस का जो नियम होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है, इसको आप पढ़ लोगे उस तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा 5 मार्क्स में, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस रहेगा 5 मार्क्स में। और इसके बाद इसके हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करने आ सकता है, तो इन तीन में से कोई एक आएगा, है ना, इन तीन में से कोई एक आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, तो कोई एक आएगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो सर इंपॉर्टेंट कौन है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ के चले कम से कम 2 नंबर तो जरूर पढ़ के चले जाओगे, ठीक है। इसमें आपका जो इन्फिनाइट चार्ज शीट दिया था ये आपका इस बार के 2023 के मॉडल सेट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 1 नंबर जो मॉडल सेट का दिया हुआ अगर ये आना होगा तो ये भी आ सकता है, इसलिए कराऊँ 2023 का मॉडल सेट सब लोग पढ़ के जाओगे अच्छे तरीके से, है ना, कोई क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, उसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्योंकि इस बार इंग्लिश के कोर पेपर में क्वेश्चन आया था लॉन्ग क्वेश्चन में, मैंने 3 क्वेश्चन देखे हैं वहां पर आया हुआ है। तो इस बार भी कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर 2023 अच्छे से पढ़ लो, पूरा मैंने वहां पर वीडियो डाला हुआ है, अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, चीजों को देख लेना। अब फिर मैं एक बार बात करता हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैंने कहा है मेरा पिंड कमेंट चेक कर लो, अगर 1-2 क्वेश्चन में अगर कुछ गलती हुई होगी तो हमने आपको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट आपके लिए ये रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ये बहुत बार पूछा गया है ना, ये 2000 आप देखोगे तो 2019 और शायद 18 के आसपास भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो कोई 2-3 हर 2 साल के बीच करके ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आपका पॉइंट नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आता है पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज, है ना, लाइन चार्ज के कारण कुलम्स लॉ के हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कि आपको गॉस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसके नियम से, गॉस के थ्योरम से, यहाँ लिखना गॉस थ्योरम से। तो गॉस के नियम से, तो अगर आपको गॉस के नियम से फाइंड आउट करना होगा तो आप इस चीज का भी एक इन्फिनाइट वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पर फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 2, इसको हम लोग 2 के लैम्डा बाई आर भी लिखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेना, क्योंकि इस पर आपका नहीं आएगा तो कम से कम इस पर आपका एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इसका प्रूफ भी पढ़ लोगे और इस पे एक न्यूमेरिकल भी देख लोगे। न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया है, आज ही कराया था कि इस पर एक न्यूमेरिकल आपको 2018 में पूछा गया था। बात समझ आ गया। आप करते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं और क्या पूछा जाएगा, बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या पूछा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसका आप सिर्फ क्या पढ़ लोगे, फॉर्मुला पढ़ लेना, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस फॉर्मुला पढ़ोगे। फॉर्मुला का फॉर्मुला क्या होता है, फॉर्मुला होता है के क्यू बाई आर। मैंने कहा था जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो क्यू की वैल्यू को हमेशा चार्ज के साइन के साथ पुट करोगे, अगर प्लस चार्ज होगा तो प्लस लिखोगे, अगर माइनस चार्ज होगा तो माइनस साइन के साथ लिखोगे, ठीक है। इसका सिर्फ फॉर्मुला पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, इसका भी आप सिर्फ एक फॉर्मुला पढ़ लेना, है ना, कैसे डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल, कैसे डिपेंड करती है आर पे, है ना, तो इसका पूरा का पूरा आप इसको फॉर्मुला पढ़ लोगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल, वैसे इस चैप्टर से आपका तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, लेकिन अगर आना होगा, अगर झारखंड बोर्ड का अगर मूड खिंचेगा तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है 5 मार्क्स में, इसका एक प्रूफ देख लेना एक बार, है ना, इसका क्वेश्चन भी आप चाहे तो 5 मार्क्स के लिए एक बार देख लेना, मैं इसका प्रूफ कराया हुआ है पूरा, ठीक है। इसका आपको इस चीज का आपको अगर वीडियो देखना होगा तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी चैप्टर होगा, तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, हाँ, इसका पूरा प्रूफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये आप पढ़ना, इस पे आपका एमसीक्यू पूछा जाने का चांस बहुत रहता है, नहीं तो आप इस पे आपका 3 मार्क्स नहीं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, 1 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में आपको क्या करना है, आपको इसका सिर्फ फॉर्मुला याद रखना और कुछ नहीं,
है ना। इसका डेरिवेशन वगैरह अब लास्ट टाइम पे कोई नहीं पढ़ेगा इसका डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन इसका नहीं पूछा जाता है, आज तक पूछा भी नहीं गया जल्दी, है ना। बड़े बहुत सारे गेस पेपर में इसका दिया होगा, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है कि ई की वैल्यू होती है वो माइनस डीवी अपॉन डी एक्स होती है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एल, है ना। माइनस ई डॉट डी एल इक्वल टू होता है माइनस, है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की कितनी होती है, माइनस ई डॉट डी एल भी होती है। ये फॉर्मूला भी आप इसको याद कर लोगे। इंपॉर्टेंट में लिख कहूँ कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पढ़ लेना एमसीक्यू के लिए, और कुछ नहीं पढ़ना इस पे। न्यूमेरिकल वगैरह भी बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत इस पे नहीं है। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इसका भी आप सिर्फ पढ़ लोगे फॉर्मूला, यानी Q इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, है ना। ये वाला फॉर्मूला पढ़ लोगे पॉइंट नंबर 6 के लिए, यानी दो बिंदु आवेशितों की प्रणाली की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सिर्फ आप क्या करोगे, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखोगे। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा होता है, ठीक है। माइनस पी कॉस थीटा होता है, इसका आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे और कुछ नहीं, है ना। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग माइनस पी, इसको हम लोग लिखते हैं माइनस पी डॉट ई बी लिखते हैं, ठीक है। तो एक इसका भी आप फॉर्मूला से पढ़ लोगे, और बाकी कुछ कुछ भी आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 5 मार्क्स अगर पूछा जाना होगा तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट पर। उससे ज्यादा इस क्वेश्चन से, इसमें पूरे में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला है। एमसीक्यू आ सकता है, और जो टॉपिक बता रहा है उसमें से मैंने आपको ये बता दिया कि कहाँ से फॉर्मूला पूछा जाएगा, कहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाने का चांसेस ज्यादा होता है। बात समझ आ गया। आते हैं टॉपिक के बारे में, हम आते हैं कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में आप कैपेसिटेंस का बस फॉर्मूला पढ़ लोगे। कौन कौन सा कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ लोगे, कि एक सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना, ये फॉर्मूला याद रखोगे। इस मैं कहता हूँ सबका यूनिट एंड डायमेंशन तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन कहाँ मिलेगा, मैंने आपको टेलीग्राम का मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दे दिया है, कहाँ मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट आपको यूनिट एंड डायमेंशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ लो। दो क्वेश्चन इस बार कंफर्म है कि यूनिट एंड डायमेंशन से आएगा ही आएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो बता दूं कि इसका में आप कैपेसिटर का यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लोगे, क्या क्या होता है, ठीक है। फैराड होता है और उसका डायमेंशन क्या होता है वो भी आप यहाँ से पढ़ लोगे। बात करते हैं पैरा प्लेट कैपेसिटर की। बात करें तो ये क्वेश्चन का आप इसका 3 मार्क्स का प्रूफ पढ़ लेना, ठीक है। कि एक पैरा प्लेट कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। एक ये भी पढ़ लोगे आप, और इस पे बेस्ड आप चाहे तो कुछ न्यूमेरिकली पढ़ सकते हो ना, कि अगर कोई डायरेक्टरी कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बी होती है, अगर डायरेक्टरी कांस्टेंट के दिया रहा तो। ये इसका तो इसका आप प्रूफ पढ़ लोगे, है ना। इसका प्रूफ पढ़ लोगे और इस पर आएगा आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब सीधा पूछा जाता है कि अगर डायरेक्टरी क्वेश्चन लगाने पर कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। ये चीज याद रखनी, ठीक। डायरेक्टरी क्वेश्चन की वैल्यू कितनी कितनी होती है ये भी याद रखोगे ना, कि अगर एयर के लिए या वैक्यूम के लिए की वैल्यू 1 होती है, और मेटल की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। ये भी आप याद रखोगे, ये भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल की। बात करेंगे तो इस पे क्या पढ़ के जाओगे, तो इस पे आपको पढ़ के जाना है सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है। क्या पढ़ोगे, इस पे सिर्फ आप इसका फॉर्मूला पढ़ लोगे और कुछ नहीं, ठीक है। यानी श्रृंखला और समांतर में सांद्रित्र में कैलकुलेट करना है, तो इसका आप क्या करोगे, आप इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चले जाओगे। इस पे न्यूमेरिकल छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ोगे, है ना। बहुत जगह देखोगे तो इस पे आपको दिया गया है इसका प्रूफ कितना होता है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मत करो। लास्ट टाइम पे कुछ नया चीज, नया कोई डायरेक्शन मत पढ़ना, सब नहीं तो सब कुछ भूल जाओगे लास्ट टाइम पे, ठीक है। जो पढ़ लिया बस उसी को रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई नया चीज पढ़ने की कोशिश मत करना। हाँ, फॉर्मूला वगैरह याद कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन आपसे नहीं हो पाएगा लास्ट टाइम पे, तो बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पढ़ा है बहुत पढ़ा है, और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्या मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं क्वेश्चन को चूज करने का, ठीक है। बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना 1/ε0 E² होता है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो ये वाला इस पे भी क्वेश्चन आना आएगा, तो क्या होगा, सिर्फ आपकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब पूछा जाएगा कि एक कैपेसिटर में क्या स्टोर होता है, तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। ये भी याद रखना कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या होती है, एनर्जी आपकी क्या संचित रहती है, चार्ज स्टोर नहीं होता, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इनमें सिर्फ एनर्जी स्टोर होता है, ये बात याद रखोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ, इतना कुछ आपको याद रखना है, और यहाँ पर ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका ये सारा जो टॉपिक मैंने बताया कहाँ मिलेगा, तो मेरा एक्चुअली 1/3 का रिवीजन होगा कैपेसिटर नाम का, ठीक है। वहाँ चेक कर लेना, वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा। बात करते हैं अगला चैप्टर जिसकी हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, तो इसमें पूछने लायक जो पूछा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ
करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, है ना। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हो, इसको मत पढ़ना, इसमें कुछ खास आपको पढ़ने लायक नहीं है ना, यहाँ से पूछा नहीं जाता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये पढ़ लेना कि आई की वैल्यू कितनी होती है, एन ई ए वी डी होती है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप सबको ही पढ़ के जाओगे, ठीक है। आई की वैल्यू होती है एन ई ए एरिया और वी डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला पढ़ लोगे। ये क्वेश्चन आता है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है, इस पे सीधा सीधा आपको एक्सप्रेशन पूछा जाता है कि कैसे डिपेंड करता है, ठीक। पहले वाले में आप एक चीज और पढ़ लोगे, इसमें आप करंट डेंसिटी पढ़ लेना, ठीक है। जो मैंने बताया था करंट डेंसिटी मतलब धारा का घनत्व कितना होता है वो आप पढ़ लोगे, ठीक है। क्या पढ़ लोगे, धारा का घनत्व होगा वो पढ़ लोगे, और करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है ये पढ़ लोगे, ठीक है। कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है ये पढ़ लोगे, है ना। यूनिट क्या होता है इसका, कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है ये पढ़ लेना। और ये क्या होता है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है, ठीक है। कौन सी राशि है, वेक्टर राशि है। मीन्स पे इसमें क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये भी याद रखोगे। बात करते हैं ओम्स लॉ पढ़ लेना और इसकी लिमिटेशन पढ़ लेना, ठीक है। ओम्स लॉ एंड इसका लिमिटेशन पढ़ लेना, ये क्वेश्चन भी आना होगा तो आपको 3 मार्क्स में कभी कभी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओम्स लॉ 3 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, नहीं तो क्या आएगा इस पर आपका, नहीं तो आप इसका एमसीक्यू पूछा जाता है कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या पढ़ लोगे, इसका ग्राफ पढ़ लेना, आई और वी का ग्राफ पढ़ लोगे, है ना। ग्राफ वाला क्वेश्चन इस बार के मॉडल सेट में दिया हुआ है, तो वो जो ग्राफ मैंने बताया हुआ है उसका सोल्यूशन जो मैंने बताया उसको जाकर देख लेना। मॉडल पेपर में जो सोल्यूशन लिखा हुआ था नीचे आंसर की लिखा हुआ था उसमें इसका क्वेश्चन इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो जो मैंने बताया उसको जाके एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ओम्स लॉ से एक चीज और क्या पढ़ लेना, आप इक्वल टू जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है, इसका प्रूफ पढ़ लेना कैसे आता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी आप पढ़ लोगे, ये क्वेश्चन भी हो सकता है इस बार, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जे इक्वल टू क्या पढ़ोगे, जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई होता है, इसका आप प्रूफ पढ़ लेना, ठीक है। मैंने कहा इसका तो प्रूफ कैसे करते हैं ये पढ़ना, ये क्वेश्चन आपका इस बार 5 मार्क्स में आने का भी चांस है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 4, टॉपिक नंबर 4 की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस इट्स फॉर्मूला एंड इट्स डिपेंडेंसी, कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर की वैल्यू रो इंटू एल बाई ए होती है, ये वाला पूरा पूरा फॉर्मूला पढ़ लेना। ये किस किस पे कैसे डिपेंड करता है ये फॉर्मूला याद कर लो ना, रो इंटू एल बाई ए। और इस पर क्या कर लोगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लोगे जो कि आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। कहाँ पूछा जाएगा, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इसलिए इसको पढ़ लोगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, है ना, कि आपका जो टेम्परेचर कैसे वेरी करता है वो याद रख लोगे। तो कंडक्टर का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना, ये कंडक्टर ग्राफ होता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। और बात करेंगे अगर सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर का ऐसे डिक्रीज करता है, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ है, टेम्परेचर का। तो एक कंडक्टर का बढ़ता है जबकि रेजिस्टिविटी की घटती है, ये क्या करना है आपको याद रखना है, इसके लिए भूचालक और अर्धचालक के लिए, ठीक है। ये ग्राफ भी आपसे एक बार पूछा जाने का चांसेस रहता है हर बार। यानी एक बात करो कि अगर एक रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर की बढ़ती है जबकि एक सेमीकंडक्टर की घट जाती है, ठीक है। यानी सुचालक की बढ़ती है और अर्धचालक की घट जाती है, ये ग्राफ आप याद रख के जाओगे। बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो कहता है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना, वोल्टेज और करंट डिवीजन बात करते हैं। तो सीरीज और पैरेलल में क्या करोगे, आप इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाओगे और कुछ नहीं, ठीक है। क्या करना है आपको, सिर्फ इसका फॉर्मूला पे कर लेना फॉर्मूला, और इस पर एक न्यूमेरिकल छोटा मोटा न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे आप इक्विवेलेंट निकालते हो, है ना, शॉर्टकट तरीका क्या होता है निकालने का वो मैंने आपको बताया था, वो जाकर आपको देखना है तो मेरा फिर से करो, मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्या करोगे, आप जाकर उसका लेक्चर देख लो, वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जिन्होंने पढ़ लिया है वो अपना नोट्स कॉपी चेक करो, ठीक है। बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V, इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड ईएमएफ E के बीच रिलेशनशिप क्या होता है ये पढ़ लेना, कि V की वैल्यू कितनी है वो आई ई माइनस आई आर होती है, जहाँ E होता है ईएमएफ। ये क्वेश्चन पढ़ लेना क्योंकि ये इस बार के आपके 2023 के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था 1 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन आप फिर से पढ़ के चले जाओगे, ये क्वेश्चन आने का चांस फिर से होता है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये वाला लेसन जो है जो कि आप हमेशा पढ़ के जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2023 में मॉडल पेपर के एमसीक्यू में दिया हुआ था, ठीक है। मेरी बातों को बस ध्यान से सब सुनते रहो, है ना, बाकी आपने जो पढ़ लिया वही काम करना है। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल क्या करना है, इसका भी आप पूरा सिर्फ फॉर्मुला देखोगे, इसका डिरेक्शन मत देखना, ठीक है। फॉर्मुला देख लो कि फॉर्मुला पी कैसे डिपेंड करता था, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है वो देख लो। बाकी मेरा जितने मैंने आपको एमसीक्यू कराया है, मैंने भी 2-3 दिन में आपको जो टेस्ट ले रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से कर लो, आपको वहाँ पर चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी नहीं तो आप इसका फॉर्मुला देख सकते हो। बात करते हैं पावर कंज्यूम बाय सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना कि सीरीज में जो पावर का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है
1/P1 प्लस 1/P2। ठीक है, ये होता है सीरीज में। और जब बात करते हैं पैरेलल में पावर का, यानी पीपी की वैल्यू में पावर, पैरेलल का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। ठीक है, ये वाला आप फॉर्मूला देख लेना। इस पे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल के मॉडल सेट में, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए इसको एक बार आप चाहो तो देख सकते हो। किरचॉफ लॉ इस बार पढ़ के चले जाओगे। किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपके 5 मार्क्स में देखने को मिल जाए। नहीं तो इस पर आपका एमसीक्यू तो आता ही आता है कि ये किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है ना, ये पूछा जाता है। तो इसको आप पढ़ लोगे ना, किरचॉफ लॉ का 5 मार्क्स में इसका स्टेटमेंट पढ़ लेना पूरा। ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या होता है। नहीं तो इसका आप एमसीक्यू देख लोगे कि ये किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, यानी एक आवेश के पे होता है, यानी एक चार्ज पर होता है और एक एनर्जी पर होता है। ठीक है, अगला कौन टॉपिक आता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पे आप करोगे तो एक एमसीक्यू देख लेना। नहीं तो किसी को अगर इसका अगर किसी को इसका प्रूफ देखना हो, जिन्होंने पढ़ लिया वो एक बार का प्रूफ देख सकता है ना। नहीं देखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ये है ना, नहीं तो जिन्होंने पढ़ लिया है अच्छी बात है, नहीं तो कोई इसका, नहीं तो कम से कम क्या करेगा इसका, अगर जिन्होंने प्रूफ नहीं पढ़ा है ना, जिन्होंने जिन्होंने इसका प्रूफ पढ़ा अच्छी बात है। और मगर मान लो जिसने अभी तक इसका प्रूफ नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसका डेरिवेशन नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान सुना, जिन्होंने अब तक इसका प्रूफ नहीं पढ़ा है अभी तक, वो प्रूफ आप नहीं समझ पाओगे ना, रट नहीं पाओगे। इसलिए बता रहा हूँ क्या करेंगे वो ऐसे स्टूडेंट जिनको मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा है कि आपने इसको पढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ कि जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्या करके जाएगा इसके लिए। तो इसका एमसीक्यू और प्रूफ अगर आना रहा तो आपको क्या करना है, क्या वेस्ट स्टोन ब्रिज होता है ये लिख देना, है ना, क्या होता है वो लिख देना, डायग्राम जरूर बना देना। मैंने कहा हमेशा डायग्राम पे मार्क्स मिलते हैं, तो एक डायग्राम बना देना और इसका लास्ट में इसका सिर्फ आप एक फॉर्मूला लिख देना, है ना, कि विश ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। बस इतना ही बना के आ जाओगे, 5 में से 3 मार्क्स तो मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही काम कर दोगे, इतना भी से भी आपका काम चल जाएगा। मैंने क्या क्या कहा कि विश ब्रिज क्या होता है, यानी गेहूं पत्थर का फूल क्या होता है वो लिख दोगे, डायग्राम बना देना और उसका फाइनल फॉर्मूला लिख देना। बस इतने से काम आपका हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर इसमें एक आगे पूछा जाता था कि अ, अगर आप कैलोरीमीटर और उसके सेल को यानी बैटरी को इंटरचेंज कर दोगे तो डिफ्लेक्शन में क्या चेंज आता है, कुछ नहीं आता, ये भी पढ़ लोगे। ये नल मेथड पर बेस्ड है ना, ये नल पॉइंट मेथड पर बेस्ड है, इसकी इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या होगा इस बार में, क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है आपके इस बार का पोटेंशियोमीटर पढ़ के चले जाना। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से क्या पूछा जाएगा बताता हूँ। पोटेंशियोमीटर से आपके मॉडल सेट में पूछा गया है कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ये पढ़ लोगे। ठीक, और क्या पढ़ना है आपको कि इस बार के मॉडल पेपर में आपको कंपेरिजन पूछा गया था। ये इस बार के आपके मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, मैं कर रहा हूं अगर आएगा तो ये आएगा। अगर पोटेंशियोमीटर से कुछ और पूछा जाना होगा तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल पूछा जा सकता है। ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, है ना। तो ये गेस मेरा तरफ से है ना, कि मेरी तरफ से गेस है कि शायद ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि मॉडल सेट में उसने दे दिया है। अगर मॉडल सेट से उससे अगर क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछने का मन होगा, लेकिन अगर उसे पोटेंशियोमीटर पूछा अगर पूछना पड़ेगा, तो वो क्या पूछ सकते हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका प्रूफ पढ़ लेना है। ठीक है, दोनों का आप प्रूफ पढ़ लोगे। फिर देखकर आप कहाँ से पढ़ोगे, मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है। आपको मेरा जाकर वन शॉट रिवीजन देख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वहां पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरा इसका डिस्कस किया हुआ है, वहां तक पढ़ लोगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यही कर लोगे और कुछ नहीं। ठीक है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से क्वेश्चन गेस क्वेश्चन जो आने का चांस है रहेगा इस बार। बात समझ आ गया। अब आते अगला टॉपिक की बात करते हैं, वो आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें आता है पहला बायर्स वाइट लॉ। प्रूफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ इसका फॉर्मूला पढ़ के चले जाओगे क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला एकदम रट के जाना, अच्छे तरीके से देख के जाना। ठीक है, इसका फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आता है। और कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है सिर्फ न्यूमेरिकल, सॉरी इस पे आता है क्वेश्चन, आपका आता है वो सिर्फ एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू में इसका सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि वो किसमें एक करंट कैरिंग एलिमेंट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, वो वाला फॉर्मूला पढ़ के जाना। ठीक है, इसमें याद रखना कि ये जो वैरी करता है वो 1/r² के फॉर्म में वैरी करता है, स्मॉल फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ के चले जाना और ये रिलेशन याद रखना, हमेशा पूछा जाता है बार बार। फिर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप का, इसका भी आप क्या करोगे, फॉर्मूला पढ़ लोगे। फॉर्मूला क्या होता है, बी की वैल्यू होती है वो μ0I/2r होती है। कितनी होती है, बी की वैल्यू होती है वो μ0I/2r होता है। इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चले जाओगे, प्रूफ मत करना। ठीक है, प्रूफ नहीं आता इस पे, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, निकल आ सकता है इस पे, नहीं तो एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ठीक, बात करते हैं कि एम्पियर सेकेंडरी लॉ, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा 5 मार्क्स के लिए। तो 5 मार्क्स का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका पॉइंट नंबर 3 है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के 5 मार्क्स के लिए।
2-3 साल पहले क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आया हुआ था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एम्पियर सर्किटल लॉ का नियम बताएं, इसका फॉर्मूला लिखें, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता था वो लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वो आप सभी को पता होगा कि बी डॉट डी एल होता था, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, बी डॉट डी एल इक्वल टू आपका होता था म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड, है ना। ये वाला फॉर्मूला लिख लोगे आप पूरा, ठीक है, डायग्राम बना दोगे और क्या करना है फिर उसके आपके हेल्प से अगला पार्ट पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते फाइंड आउट करना है। यानी एक अनंत लंबे तार, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाएं, किसकी हेल्प से, एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से। ये पूरा का पूरा प्रूफ है, मैंने अच्छे से प्रूफ किया है, फिर से कह रहा हूँ, वन थर्ड रीजन देख लो। और नहीं तो आपको मैं एंड में बताऊंगा कि अगर आपको इतना भी नहीं पढ़ना है तो क्या करना है ना। आते क्वेश्चन 5 की 4 की तरफ दिखता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है लॉन्ग सोलेनॉइड। इसका भी आप चाहते हो एक बार प्रूफ देख सकते हो, है ना। नहीं तो सिर्फ इसका, इन दोनों का आप क्या करोगे, नहीं तो कम से कम आप इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेना अच्छे तरीके से, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ज्यादा चांस होता है कि अब इसका सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए। एक सीधे सोलेनॉइड के कारण यानी एक परिनालिका के कारण, और एक टॉरॉयडल यानी एक घुमावदार परिनालिका के कारण। सुनना, सोलेनॉइड को क्या लोग बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं परिनालिका बोलते हैं इसके कारण। ठीक है, याद रहेगा दोनों का टॉपिक, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट याद रहेगा। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बोल रहा हूँ, अगर जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है तो मेरा जाकर वन सर्ट रीजन देख लेना। और उसमें भी चाहिए कि सर हम वीडियो नहीं दे सकते, टाइम नहीं है, क्या करें, तो कुछ कुछ तो आपको समझना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, समझना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, क्या करना है, इसका सिर्फ आप फॉर्मूला पढ़ के जाओगे। फॉर्मूला पढ़ता क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के चले जाना। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ की फॉर्मूला होता है वो क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला आप पढ़ के चले जाओगे। ठीक, उसके बाद आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यानी दो समांतर वाहक धारावाही चालकों के बीच बल, है ना। ये चीज क्या करोगे, ये आप इस बार 5 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को भी कर लेना, इंपॉर्टेंट। क्यों कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके इस बार के मॉडल सेट में दिया हुआ क्वेश्चन है, यानी ये आपके इस बार के मॉडल सेट टू, है ना, मॉडल सेट 2023 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए। और ये क्वेश्चन बहुत दिनों से ये क्वेश्चन आया हुआ भी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए। ठीक है, फिर से कर रहा हूँ, इस बार का मॉडल सेट सब लोग अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मॉडल सेट के क्वेश्चन से बहुत चीजें रिपीट होने वाली है, ये देख लेना। ठीक है, बात करते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एम क्रॉस बी। एम को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, तो एम क्रॉस बी होता है ये वाला, आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चले जाओगे और कुछ नहीं। ठीक है, बात करते हैं अगला टॉपिक, बात करते हैं साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2020 या 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ था 5 मार्क्स में। ठीक है, तो इसलिए इस बार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, साइक्लोट्रॉन का पूरा प्रूफ पढ़ लेना, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसका सिद्धांत क्या है और इसका डायग्राम क्या है। तो वो जो जो मैं बताया हूँ सबको लिखना है। फिर से कह रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन लिखते हो, आंसर लिखते हो, तो मैं बताया था कि कैसे अंडरलाइन किया जाता है इंपॉर्टेंट वाले हेडिंग्स को, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसको नीचे में अंडरलाइन करते हैं, वो भी साफ सुथरी तरीके से। अगला आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी आप चाहो तो इसका भी, है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको क्या करना, आप इसका डायग्राम पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अगर इस बार झारखंड बोर्ड का अगर दिमाग सनकेगा तो कभी कभी ये पूछ सकता है, आने का चांस वैसे बहुत कम है, इसे मैं कर रहा हूँ, कम से कम इसका आप मूविंग कॉइल किलोमीटर का आप डायग्राम कम से कम जरूर देखे चले जाए। ठीक है, और कुछ दिन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर में क्या क्या पढ़ना है, या फिर एक गैलोमीटर को आप एमीटर में कैसे बदलते हैं, या फिर गैलोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। इन चीज की बात करें तो इन चीज का आप सिर्फ कैसे बदलते हैं ये देख लेना ना, इसका कि हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, जब आप गैलोमीटर को अगर आपको एमीटर में बदलना होता है तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, एक पैरेलल में यानी आप एक समांतर में क्या लगाते हैं, एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, याद रखना। ठीक, क्या लगाते हैं, एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं किसमें, समांतर में। ठीक, और जब हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि गैलोमीटर के सीरीज के साथ क्या लगाते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। बस इतना ही याद रखना है, और कुछ भी इसमें पढ़ना मत, इधर उधर ज्यादा इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ के चले जाओ। ठीक है, याद रहेगा। तो समांतर में क्या लगाना है, समांतर में लगाना है एक कम, है ना। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, शायद विरोध बोलते हैं, कुछ भी बोलते होंगे ना, कुछ समझ लेना। ठीक है, और इस पे करना आपको लगाना है श्रृंखला में, श्रृंखला मतलब आपको लगाना है सीरीज में, इसमें लगाना है
उच्च कोटि का अनुरोध, मतलब उच्च रेजिस्टेंस लगाना है, उच्च आर लगाना है। ठीक है, बस इतना पढ़ना और कुछ पढ़ के जाना इसमें, और कुछ नहीं पूछा जाता है। बात करते हैं इसमें और क्या पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा जाने लायक आपका टर्म है, वो आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होते हैं, है ना। वो आपका मैग्नेटिक डिक्लेनेशन होता है, एंगल ऑफ डिप होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसको शायद दिक्पात का कौन बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, इसको आप देख लेना। ठीक है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होते हैं, तीन चीज होते हैं, इन चीज को पढ़ लेना, इसका डिफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, एक को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, एक को हम थीटा से डिनोट करते हैं, और एक को मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है हमें, किसी अर्थ के किसी भी फिक्स पोजीशन पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, उसे उस चीज को जानने के लिए मुझे ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कौन कौन सा, एक हो जाता है हमारे पास फाई हो जाता है, दूसरा हमारे पास थीटा हो जाता है, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये पढ़ लेना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और पॉइंट क्या होता है कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बीच में सब्सटेंस में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीन टाइप के आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इन तीनों के बीच में आप डिफरेंस क्या क्या होता है, दो दो पॉइंट सबके बारे में याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, इसका आप चाहे तो फॉर्मूला सकते हो ना, कि म्यू की वैल्यू एक होती है 1 + x c, है ना। ये वाला 1/साई, ये वाला का आप लेसन से भी याद कर लोगे ना, म्यू आर की वैल्यू है वो 1 + होती है, ये रखना। साई को हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, और म्यू को हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी बोलते हैं। इस चीज का लेसन ये, यानी ये फॉर्मूला आप पढ़ के चले जाओगे, इस पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आई थिंक 2017 या 18 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स में, इसलिए। ठीक है, बाकी इसमें आपको कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बात करते हैं, बात हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर आता है, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, पढ़ लेना। फ्राडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या था, इस चीज का आप इसके लॉ पढ़ लोगे ना, इसका स्टेटमेंट पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्राडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या था, इस चीज को आप ऐसे पढ़ लोगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आप पढ़ लेना कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है, ये चीज आप यहाँ से पढ़ लोगे। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन आपको यहाँ पढ़ना, यानी आपको क्या पढ़ना है, आपको उसकी इकाई पढ़नी है, और उसकी विमा क्या होती है, ये आप पढ़ लोगे ना। विमा हम लोग बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ये आप पढ़ लोगे किसका, चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आप पढ़ लोगे अच्छे तरीके से। फ्राडे का ईएमआई का नियम क्या था, नहीं, विद्युत चुंबकीय उत्प्रेरण का नियम क्या था, प्रेरण का नियम क्या था, इसका आप स्टेटमेंट पढ़ लेना क्या था, और उसका फॉर्मूला पढ़ लेना बस। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट क्या क्या होता है ना, और दोनों किस लॉ पर बेस्ड है ना, किस किस पर। तो इसके लिए बता दो कि आपका जो प्रेरित ईएमएफ होती है, जो प्रेरित धारा होती है, तो एक पॉइंट आपको लिखा देता हूँ, जल्दी से पढ़ लेना, कि अगर पूछा जाए कि प्रेरित ईएमएफ हम किससे निकालते हैं, तो ये हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो प्रेरित ईएमएफ की डायरेक्शन हम निकालते हैं, सॉरी, इसको हम निकालते हैं लेंज लॉ से। ठीक है, याद आएगा कि हम जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, इसको हम किस किस नियम से निकालते हैं, तो लेंज के लॉ से। ठीक है, अगर पूछा जाएगा प्रेरित धारा, मतलब आपसे पूछा जाएगा इंड्यूस करंट, तो ये निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट या राइट हैंड रूल से। देख लेना एक बार, थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, तो इसको हम फ्लेमिंग के रूल से निकालते हैं। ठीक है, याद रहेगा अच्छी तरीके से। बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार रहेगा 3 मार्क्स के लिए, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो लेंज का लॉ क्या है, और इसका प्रूफ, है ना, इन अकॉर्डिंग विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आपका जो लेंज का लॉ होता है वो ऊर्जा के संरक्षण नियम को प्रतिपादित करता है। इस चीज का आप प्रूफ पढ़ लोगे इस बार 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, इस चीज को पढ़ जाना, हो सकता है ये क्वेश्चन प्रूफ आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे मेरे टाइम जब मैंने बोर्ड दिया था झारखंड बोर्ड से, तब मेरे साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बीच में भी बहुत बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो उसको भी आप एक बार पढ़ लोगे। बात करते हैं कि फिर आता है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इसका यूनिट पढ़ लोगे। डायमेंशन क्या होता है, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का होगा, वो पढ़ लेना। इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसका आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ लेना एक बार। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, ये डेरिवेशन पूछा गया है, 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका एक डेरिवेशन सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन का ही आप डेरिवेशन पढ़ोगे, बाकी और किसी का आप डेरिवेशन नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इसमें भी पढ़ना, बाकी सब में आप क्या करोगे, सबका सिर्फ आप पढ़ लोगे, फॉर्मूला पढ़ लोगे। ठीक है, सबका क्या नहीं, तो आप फॉर्मूला तो आपको दोनों का दोनों पढ़ के जाना है, बाकी यूनिट डायमेंशंस ये तो पढ़ के ही जाना है, उसका कोई उपाय नहीं है। एसी जनरेटर पढ़ लेना, एसी जनरेटर में आप क्या क्या पढ़ लोगे बता दो। तो एसी जनरेटर में आप इसका पढ़ लेना, डायग्राम देख लेना क्या होता है। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पर यानी किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो एक सिद्धांत पढ़ लेना, इस पर क्या होता है, इसमें सिद्धांत बोलते हैं। डायग्राम पढ़ लोगे, और इसमें इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना, यानी कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि कितने
है ना, यानी इसका डायग्राम या फिर स्ट्रक्चर क्या होता है ना, आर्मेचर होता है, इसमें रिंग्स बने होते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये सब आपको पढ़ के जाना है एसी जनरेटर में। तो इतना कुछ पढ़ लोगे तो आपका यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट जो हम अगला जो कुछ क्वेश्चन बच गया वो कल हम आपको बता देंगे, कहाँ बताएंगे पता चल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लो। जाके सर्च करोगे, कहाँ सर्च करना, लिख देना @टेलीग्राम पे जाओ, लिखो झारखंड, है ना, झारखंड एजुकेशन सर्च कर लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड एजुकेशन लिखोगे आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तक मैं बता दिया कि टेलीग्राम का ग्रुप है, लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको चाहिए कि वो सारे लिंक कहाँ पर है, वो सारे वीडियो के 1 शॉट डिवीजन के, तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे प्ले लिस्ट, इस प्लेलिस्ट को चेक कर लोगे आपको मिल जाएगा। एक और जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा वीडियो, ये आपका न्यूटन डायमेंशन का वीडियो है, ये न्यूटन डायमेंशन आपने नहीं पढ़ा है तो उसको देख सकते हो। बाकी हमारा, आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लो, @झारखंड एजुकेशन। ठीक है, बाकी और आपको इसका, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ पे क्या करना है, मेरे जाके टेलीग्राम ग्रुप को देख लो, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड है। सब सारे जो चैप्टर मैंने आपको बताया, सारे चैप्टर्स का पीडीएफ वहां पर अपलोड है, वहां से आपको मिल जाएगा।